हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो ये क्वेश्चन को बिल्कुल मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 8 पॉइंट आपको याद रखना है और 7 पॉइंट याद रखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन आपके हाथ में होगा। देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय लोकतंत्र में जाति और धर्म जैसे सामाजिक आर्थिक निर्धारकों की भूमिका का विश्लेषण करें। या तो क्वेश्चन सिंपल सा ऐसे दे देगा कि भारतीय लोकतंत्र में जाति और धर्म की भूमिका का वर्णन करें। ठीक है, मतलब हमारे जो भारत देश है ना, उसमें जाति और धर्म के बारे में बताना है। अब बस आप इतना समझो, जाति और धर्म के बारे में बताना है। चाहे जाति आपस में लड़ झगड़ रहे हैं उसके बारे में बताना है, या तो भारत सरकार ने जाति को लड़ने झगड़ने से बचाने के लिए जो नियम कानून बना रखा है उसके बारे में आप लिखो। सेम इसी प्रकार से धर्म के लोग आपस में लड़ रहे हैं उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। या तो फिर भारत ने जो योजना बनाई है ताकि धर्म आपस में लड़े ना, एक समानता का अधिकार सबको प्राप्त है, तो जो सरकार प्रयास कर रही है कि लड़ाई ना हो, ये सब भी आप लिख सकते हैं। और जो ये लोग खुद भी लड़ रहे हैं उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो हम जाति और धर्म दोनों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखो, जाति के लिए आप इतना पॉइंट को याद रखेंगे, बाकी जो धर्म है इसके लिए आप इतना पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक है, हम देखेंगे भारतीय लोकतंत्र में पहले जाति की भूमिका, जिसमें से हम 8 पॉइंट पर बात करेंगे, और हम देखेंगे भारतीय लोकतंत्र में धर्म की भूमिका, जिसमें से हम ये 7 पॉइंट पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भूमिका का बात करते हैं। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है ना। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, जहाँ पर सारे लोग आज़ाद से रह सकते हैं, किसी के ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है, आराम से रह सकते हैं, खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या ये है ना कि बहुत बड़ा विशाल देश है, जहाँ पर अलग अलग जाति धर्म के लोग निवास करते हैं। यहाँ पर एक धर्म के लोग तो है नहीं कि लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पर। और इनकी, चलो ठीक है, अलग अलग अगर मान लो कि जाति धर्म के लोग रहते हैं यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इनकी भाषा संस्कृति की भी अलग अलग है। कहीं दूसरा राज्य में जाओगे तो वहाँ लोग अलग भाषा बोलते हैं, दूसरा राज्य में जाओगे तो अलग भाषा बोलते हैं। तो ये सब समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार को एक ठोस कदम उठाई है, और हम इस बात पे गर्व करते हैं कि हमारे एक ऐसा देश है जहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, फिर भी हमारा देश इतना सुरक्षित चल रहा है। ठीक है, भारत में जाति धर्म दो ऐसे कारक है ना, भारत में एक जाति और धर्म दो ऐसा गंदा कारक है ना, जो लोग भड़क जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, जो भारतीय लोकतंत्र को प्रभावित करती है ना, आपस में लड़ना झगड़ना घृणा करना। इसलिए संविधान सभी जाति और धर्म के लिए समानता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की व्यवस्था कर रखा है, ताकि लोग आपस में लड़े ना, है ना। इसी चीज़ों को समाधान के लिए, जाति धर्म के समाधान के लिए समानता का अधिकार, कि सबको एक समान अधिकार है, जो इस जाति के लोग कर सकते हैं वही उस जाति के लोग कर सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता मतलब किसी के भी धर्म के अपमान नहीं किया जाएगा। सामाजिक न्याय मतलब सबको समाज में न्याय मिलेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हमारा संविधान अधिकार देता है सभी धर्म और जातियों को। बात करते हैं भारतीय लोकतंत्र में जाति की भूमिका। तो भारतीय लोकतंत्र में जाति की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण और जटिल है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और बहुत ही जटिल भी है, मतलब बहुत ही व्यापक जिसको कह सकते हैं। ठीक है, कठिन। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों क्या बताया गया कि जाति ने भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में गहरा प्रभाव डाला है। मतलब जाति ने हमारे समाज में बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभाव डाले हैं। देखते हैं भारतीय लोकतंत्र में जाति की क्या भूमिका है। ठीक है, सबसे पहला सामाजिक पहचान और राजनीतिक पहचान। हम लोग जाति के आधार पर सामाजिक पहचान और राजनीतिक पहचान करते हैं। सामाजिक पहचान मतलब अरे ये जाति का है, इसके साथ दोस्ती करो, ये अच्छा तुम मेरा ही जाति का है, ऐसे करके। राजनीतिक पहचान, राजनीतिक में भी पार्टी लोग क्या करती है, देखती है कि इस धर्म के लोग या तो फिर इस जाति के लोग हैं तो हम लोग इसी जाति के बारे में बात करेंगे, मतलब राजनीतिक में भी इसका पहचान होता है। आरक्षण के माध्यम से सामाजिक न्याय, ये सब हम लोग अभी नीचे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, समाज में समानता और विभाजन दोनों, संविधान और कानून की भूमिका, मतदान पर प्रभाव, जाति आधारित व्यवसाय, रोजगार में असमानता, जाति आधारित आरक्षण। देखते हैं क्या करके। सामाजिक पहचान और राजनीतिक पहचान। देखो, जाति जो है वो लोगों की एक बड़ी ही पहचान है, यानी जाति के आधार पर लोगों का पहचान होता है, चाहे समाज में बोलो चाहे राजनीति में बोलो। लोग अक्सर अपनी जाति के हिसाब से वोट करते हैं, यानी वोट डालते हैं। इसलिए राजनीतिक पार्टियां अपनी योजनाएं और उम्मीदवार जाति के अनुसार चुनती है। ठीक है, अब पता है क्या होता है सो, अभी हम लोग देखते हैं जाति के हिसाब से ही वोट डालते हैं। तो जो पार्टियां होती है ना, वो भी जो अपना योजना बनाती है ना, ताकि लोगों को फायदा हो, जाति को देख करके बनाती है कि किसकी जाति सबसे ज़्यादा है, उसी के लिए हम लोग योजना बनाएंगे। ठीक है, और उम्मीदवार जाति के अनुसार भी चुना जाता है। हम लोग क्या करते हैं, उम्मीदवार को अपने जाति के अनुसार से भी चुनते हैं, ताकि वे ज़्यादा वोट पा सके। मतलब क्या है पता है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं ना, वो ये देखती है ना कि जो भी वो योजना बनाती है ना, राजनीतिक पार्टियां, कोई भी पार्टी हो गया, वो योजना बनाती है और उम्मीदवार जाति के अनुसार चुनती है। ठीक है, क्यों? देखो, मान लो कि हमारा एक पार्टी है,
अब उस पार्टी में कोई व्यक्ति शामिल होना चाह रहा है तो हम उसी पार्टी को चुनेंगे जिसका देखेंगे कि हाँ ये जाति का पार्टी है, और हम देखेंगे ये जाति का पार्टी जिसका जनसंख्या बहुत कम है, तो फिर क्या करेंगे उसको चुन के। ठीक है, ऐसे देखा जाता है। मतलब जो भी योजना बनाती है राजनीतिक पार्टियां वो भी जाति को दे करके, अगर अपने में किसी को शामिल करना हो कोई उम्मीदवार को तो वो भी जाति को दे करके। ऐसा इसलिए ना ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट को पा सके। अगर उनको लगता है कि ये जाति से हमारा नहीं बन रहा, ये जाति लोग हमारा बुराई कर रहे हैं, तो उसी जाति के कोई नेता को हम अपने पार्टी में शामिल कर लेते हैं, तब तो हमको वोट डालेंगे ना। तो ऐसे भी ये लोग देखते हैं, है ना। इसमें जाति राजनीतिक पहचान बन जाती है ना। यानी कि कौन अच्छा काम कर रहा है इससे उनकी पहचान नहीं बनता, जाति के आधार पर उनका पहचान बन जाता है। आगे देखो, आरक्षण के माध्यम से सामाजिक न्याय। संविधान में आरक्षण दे करके समाज में न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इधर लोग लड़ रहे हैं आपस में। सरकार ने कमजोर जातियों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे कि ST SC OBC, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आरक्षण नीति बनाई गई, ये सभी के लिए आरक्षण दिया गया इनको। इसका मतलब है कि इन्हें शिक्षा, नौकरी और राजनीति में खास सीटें दिया गया, मतलब इसको थोड़ा सा छूट है। ठीक है, ताकि वे पीछे ना रहे और बराबरी का मौका मिले इसको। ठीक है, समाज में समानता और विभाजन दोनों। देखो समाज में ना समानता भी होता है जाति के आधार पर और विभाजन भी होता है। अगर हम लोग भाईचारा के रूप में रहेंगे कि नहीं, चाहे आप अलग जाति को हम अलग जाति का, लेकिन मिल के रहेंगे तो समानता बना रहता है समाज में। लेकिन वही अगर आपस में एक दूसरे से लड़ जाते हैं तो विभाजन का कारण बन जाता है, यानी कि समाज टूट जाता है। जाति के कारण समाज में समानता बना रहता है, लेकिन इसी के साथ साथ जाति के नाम पर कभी कभी समाज में, सॉरी यहाँ पे समझ लिखा गया, कभी कभी समाज में क्या हो जाता है, बंटवारा भी हो जाता है। संविधान और कानून की भूमिका। देखो जाति पर संविधान और कानून दोनों की भूमिका है। भारतीय संविधान ने जाति के आधार पर भेदभाव को रोकने के लिए कई नियम भी बनाए हैं और कमजोर जातियों को आरक्षण भी दिए हैं। ठीक है, ताकि वो ऊपर उठ सके। लोकतंत्र को अधिक मजबूत बनाता है, यहाँ पे मजबूत होगा। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी में टाइपिंग मिस्टेक हो गया। संविधान के द्वारा जो हम सभी को अधिकार मिला हुआ है, आरक्षण मिला हुआ है, ताकि हम लोग आगे बढ़ सके, तो इससे क्या होता है पता है, हमारा लोकतंत्र देश क्या होता है, मजबूत होता है। मतदान पर प्रभाव। देखो जाति का मतदान पर भी प्रभाव पड़ता है। जाति अक्सर मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है और कई मतदाता अपनी जाति के उम्मीदवारों को ही वोट डालते हैं। जो मतदान करने के लिए जाते हैं उसी को बोलते हैं मतदाता। ये लोग क्या करते हैं, अपने ही जाति के लोगों को वोट देते हैं, है ना। जाति आधारित व्यवसाय, और व्यवसाय में भी हम लोग देखते हैं कि जाति का बात आ जाता है। व्यवसाय मतलब कोई भी काम धंधा जहाँ से पैसा आता है। ठीक है, जैसे भारत में जाति व्यवस्था के तहत विभिन्न जातियों के लिए विशिष्ट व्यवसाय निर्धारित किए गए हैं ना। यानी भारत में अलग अलग जाति के लिए अलग अलग व्यवसाय भी निर्धारित किया गया है। हम लोग जानते हैं कि वो उस जाति का तो उसका यही काम है, हम इस जाति का हम तो हमारा यही काम है। ये हमारा बहुत ही पहले से चलते आ रहा है। जाति के अनुसार हम लोगों का काम भी बांट दिया गया, यानी हमारा व्यवसाय भी बांटा गया है। जैसे कि दलित जातियों के लिए सफाई और मेला ढोने का काम, ये हमारे नज़र में बसा हुआ है कि जो दलित जाति हैं वो सफाई करेंगे और मेला ही ढोएंगे और मेला को साफ सफाई करने का काम करेंगे, है ना। रोजगार में असमानता को देखते हैं कि अरे ये दूसरा जाति का तो उसको हम क्यों यहाँ पर नौकरी देंगे, ऐसे भी देखा जाता है। तो जाति के आधार पर आर्थिक अवसरों में असमानता आज भी देखी जाती है। ठीक है, नहीं काम धंधों के रूप में, रोजगार में, यहाँ आर्थिक की जगह में आप रोजगार अवसर के में समानता असमानता लिख सकते हैं। ठीक है, कि जाति के आधार पर रोजगार के अवसर में असमानता देखने को मिलती है। जैसे कि उच्च जातियों के लोगों को बेहतर शिक्षा मिलता है और रोजगार के अवसर मिलते हैं, लेकिन गरीबों के बच्चे को उच्च शिक्षा नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसको उच्च रोजगार ही नहीं मिलता। जब पैसा ही नहीं आएगा तो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाते, तो उसको उच्च शिक्षा नहीं मिलता, बड़े बड़े कोर्स नहीं करवा पाते हैं। जाति आधारित आरक्षण। ठीक है, भारत में जाति आधारित आरक्षण का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आर्थिक अवसर प्रदान करना, लेकिन इसका लाभ अक्सर केवल कुछ ही जातियों तक सीमित रहता है। देखो जाति आधारित आरक्षण मतलब सरकार ने जाति के प्रति बहुत सारे आरक्षण दे रखे हैं। कमजोर वर्ग को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, घर बनाने के लिए पैसा देते हैं, लेकिन इसका जो लाभ है ना, इसका जो अवसर है ना, वो सभी को नहीं मिल पाता है। बात करते हैं भारतीय लोकतंत्र में अब धर्म की भूमिका। तो भारतीय जिस प्रकार से जाति एक समस्या था और सरकार ने जाति भेदभाव को कम करने का प्रयास किया, सेम वैसा ही धर्म भी है। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र में धर्म की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण और जटिल है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष मतलब भारत में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि सिर्फ हिंदुओं का ही देश है या मुसलमानों का ही देश है। धर्मनिरपेक्ष मतलब किसी भी जाति का साथ भेदभाव नहीं होगा।
जहाँ संविधान सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देता है कि आप किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, और राज्य धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यानी जो हमारा देश है, राज्य मतलब हमारा जो देश है, वो धर्म के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं करेगा कि आप इस धर्म के हैं तो आपको ही सिर्फ फायदा मिलेगा, ठीक है, तो फिर आप ही नौकरी कर सकते हैं। इसके बावजूद भी धर्म का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मतलब इतना कुछ सरकार किए हैं धर्म को एक साथ करने के लिए ताकि आपस में लड़े ना, फिर भी धर्म का प्रभाव हमको दिखाई देता है। देखो, अब हमको कुछ धर्म के बारे में बता देना, जो सरकार प्रयास कर रही है वो भी, और जो इधर जनता लड़ रहे हैं वो भी, सब कुछ बता देना धर्म के बारे में। धर्मनिरपेक्षता, सरकार ने धर्मनिरपेक्षता की नीति को अपनाई है कि कभी भी किसी भी धर्म के ऊपर कोई भेदभाव नहीं होगा। उम्मीदवारों का चुनाव, अल्पसंख्यक धर्म के लोगों को संतुष्ट करना, धर्म के आधार पर भागीदारी, सामाजिक एकता और विभाजन, धार्मिक रीति रिवाज परंपराएं और धार्मिक उद्योग। अगर ये सब पॉइंट आपको याद नहीं रहता तो सीधा सीधे आप इस लाइन को एक्सप्लेन करेंगे नंबर 1 दे करके, ठीक है। देखो, धर्मनिरपेक्षता, भारतीय संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है। हमारे भारतीय संविधान में लिखा गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका अर्थ है कि राज्य यानी देश कोई भी धर्म, यानी कि जो राज्य है यानी देश है वो देश का कोई भी धर्म नहीं है, यानी हमारा देश में कोई भी धर्म नहीं है तो सब है ना, तो हम किसी एक धर्म को ऊंचा नहीं मान सकते हैं, और सभी धर्म समान किया जाएगा, है ना, यानी सभी धर्मों का क्या किया जाएगा, समान किया जाएगा। उम्मीदवारों का चुनाव, देखो उम्मीदवारों का जो चुनाव होता है ना वो भी धर्म को दे करके होता है। समस्त राजनीतिक दल चुनाव से पूर्ण अपने उम्मीदवारों का चयन करते हैं ना। जो राजनीतिक पार्टियाँ होती है, जैसे ये राजनीतिक पार्टी है तो ये क्या करती है, ये अपने उम्मीदवारों का जो चयन करती है ना, कि हमारे जो उम्मीदवार को हम चयन करेंगे वो धर्म के आधार पर किया जाता है। ऐसा करते वक्त तकरीबन सभी राजनीतिक दल उम्मीदवारों के धर्म और चुनाव क्षेत्र के लोगों के धर्म के प्रति खास ध्यान देते हैं, ठीक है। क्या होता है, जब चुनाव का समय आता है तो राजनीतिक दल खास करके क्या करती है, धर्म को अधिक ध्यान देती है, अपने कामों को ध्यान नहीं देती है, धर्म को ज़्यादा ध्यान देती है। अल्पसंख्यक धर्म के लोगों को संतुष्ट करना, देखो अब क्या कर रही है पता, पार्टियां जिनकी संख्या कम है, ठीक है, उन लोगों से भी वोट प्राप्त करना है, उन लोगों से भी मतदान करवाना है ताकि वो हमारे पार्टी में वोटिंग करेंगे, वोट डालेंगे। इसके लिए उनको संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है, उनको खुश करने का प्रयास किया जाता है। वो कैसे, देखो सभी राजनीतिक पार्टियां अधिक बहुमत हासिल करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक अल्पसंख्यकों को संतुष्ट करने का हर संभव प्रयास करते हैं ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा मत प्राप्त करें, है ना। यानी जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं जिनकी संख्या कम है, वैसे धर्म के लोगों को भी ये संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं कि आप मेरे धर्म ये, ताकि हम क्या करें, अधिक से अधिक वोट से हम जीतें। लोग चाहते हैं कि हम जिनकी धर्म क्या है, मतलब ऐसे धर्म के लोग जिनकी संख्या कम है उसको भी हम क्या करेंगे, जाएंगे और कुछ कहेंगे कि आपके धर्म के लिए कोई कुछ नहीं करता, हम करेंगे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल कर सके और बहुमत से जीत सके। धर्म के आधार पर भागीदारी, देखो हर एक राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चयन करते समय इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि अलग अलग धर्मों के लोगों को अपने उम्मीदवारों की सूची में शामिल करें, जिससे कि उन धर्मों के लोग उस दल को वोट करेंगे। देखो मान लो ये वो राजनीतिक दल है, एक पार्टी मान लेते हैं बीजेपी, ये एक राजनीतिक दल है, ठीक है। तो राजनीतिक दल में आप लोग सुनते होंगे कि बहुत सारे नेता आज बीजेपी पार्टी में मिल गया तो कांग्रेस पार्टी में मिल गया। तो देखो राजनीतिक दल में उसी लोगों को सीट मिलता है ना, जो देखा जाता है कि अलग अलग धर्मों के लोगों को इसमें शामिल किया जाता है। ये प्रयास करते हैं कि लगभग लगभग हम वही सारे लोगों को शामिल करें जो अलग अलग धर्म में आते हों। ये नहीं कि एक ही धर्म के सारे लोगों को शामिल करेंगे, अलग अलग धर्मों के लोगों को शामिल करेंगे, ताकि मान लो कि एक हम नेता को, हिंदू के नेता को भी शामिल कर लिए, मुस्लिम नेता को भी शामिल कर लिए अपने पार्टी में, सिख नेता को भी शामिल कर लिए, तो अब क्या मुस्लिम लोग हमको वोट नहीं डालेंगे? डालेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उसके भी नेता हमारे पार्टी में शामिल है। तो ऐसे करने का ये प्रयास करते हैं। सामाजिक एकता और विभाजन, कभी कभी धर्म के आधार पर हमारा समाज में एकता बना रहता है, तो कभी कभी ये हमारा एकता टूट भी जाता है। धर्म जो होता है ना वो सामाजिक एकता के लिए प्रेरणा भी देता है, यानी धर्म कभी कभी क्या होता है ना, हमारे समाज को एकता बना करके रखता है। जैसे हम लोग को लगता है कि देखो हिंदू धर्म वाले लोग कैसे एक साथ मिल रह रहे हैं, हम लोग मुस्लिम धर्म वाले भी लोग एक साथ मिलकर रहेंगे। कभी कभी लोग एकता बना करके भी रहते हैं, कभी कभी हिंदू और मुस्लिम आपस में भी लड़ जाते हैं, तो कभी कभी धार्मिक भेदभाव और सांप्रदायिक मतलब लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। धार्मिक रीति रिवाज और परंपराएं, पता है कि भारत में अलग अलग प्रकार के जाति धर्म के लोग रहते हैं और उनकी रीति रिवाज भी अलग अलग है, परंपराएं भी अलग अलग है ना। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो थोड़ा मुठभेद है वो हो ही जाता है। धार्मिक रीति रिवाज और परंपराएं भारतीय समाज में गहराई से जमी हुई है, मतलब भारत समाज में ही सबसे ज़्यादा आपको रीति रिवाज परंपराएं देखने को मिलेगा, पूजा पाठ, क्योंकि यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं जिनका सबका अलग अलग परंपरा रीति रिवाज है ना, जिनकी परंपराएं रीति रिवाज अलग अलग है। और समाज में
इसके प्रभाव अलग अलग रूपों में भी देखने को मिलता है। ये अलग अलग रूप से समाज में प्रभाव डालते हैं क्योंकि इनका रीति रिवाज संस्कृति सब क्या है, अलग है। धार्मिक उद्योग, उद्योग मतलब काल काल कारखाना, कोई भी उद्योग समझ लो जहाँ पे कोई बिजनेस हो रहा है, कोई काम कर रहे हैं, कोई कुरकुरी का दुकान में काम कर रहे हैं, तो मतलब हम लोग उद्योगों को यानी अपना व्यवसाय को भी धार्मिक से जोड़ते हैं। ठीक है, धार्मिक उद्योग जैसे कि पूजा की सामग्री मान लो, ले लो, कोई धार्मिक किताब अगर कोई व्यक्ति बेच रहा है उसको ले लो। एक बड़ा बाजार है जो लोगों की धार्मिक आवश्यकताओं को पूरा करती है, यानी कि जो लोगों की आवश्यकता को पूरा करती है, अलग अलग धर्म के लोगों के अलग अलग तरीक़ा से पूरा करते हैं, उनके धर्म से ये जुड़े होते हैं, है ना। पूजा की सामग्री है तो हिंदू धर्म वाला है तो हिंदू धर्म वाले ही लेंगे, अगर धार्मिक पुस्तक जो मुस्लिम का है तो मुस्लिम ही लेंगे, उसको हिंदू नहीं लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक धार्मिक उद्योग भी हमारे देश में देखा जाता है कि अलग अलग धर्म के लोग अपने ही व्यवसाय यानी कि अपने ही मतलब आवश्यकता की चीज़ों को खरीदते हैं, दूसरे धर्म के चीज़ों को खरीदना पसंद नहीं करते हैं। अब ये हम लोगों ने देख लिया दोस्तों कि सरकार कुछ अच्छाई कर रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ गलत भी है तो कुछ अच्छाई भी है। अब बात करते हैं जाति और धर्म को संतुलन करने के लिए कदम उठाना, कि हम क्या प्रयास करें ताकि जाति और धर्म के बीच लड़ाई झगड़ा ना हो। तो देखो, पहला क्या है कि भारतीय संविधान में जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित किया गया। संविधान में ये घोषित कर दिया गया कि कोई भी जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, जिसका पालन हम सभी को करना चाहिए, तो आराम से ऑटोमेटिक है कि लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। दूसरा क्या है कि सभी वर्गों में समानता का संदेश फैलाने के लिए शिक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए, है ना। अभी अभी बहुत लोग अनपढ़ हैं जिसको पता नहीं चलता है कि हम लोगों को आपस में लड़ने से खुद का ही नुकसान होता है। तो शिक्षा जब सभी को प्राप्त होगा ना, तो इससे क्या होगा, संदेश फैलेगा कि हम लोगों को एक साथ मिल के रहना है। तीसरा है भेदभाव, अत्याचार और हिंसा के खिलाफ के खिलाफ जो है ना, यहाँ पे मिस्टेक से लिखा गया। ठीक है, जो भेदभाव है, अत्याचार और हिंसा के खिलाफ कड़े, है ना, ये कड़े है, कड़े दंड का प्रावधान करना ताकि कोई भी जाति धर्म के आधार पर अत्याचार, भेदभाव और हिंसा बाद में फिर ना कर सके। जो भेदभाव कर रहा है उसको कड़ा दंड दिया जाना चाहिए। मीडिया को जाति, यहाँ पर क्या होगा, जाति। ठीक है, मीडिया को जाति ही और धर्म, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, जाति और धर्म होगा। ठीक है, मीडिया को जाति और धर्म के भेदभाव को दूर कर सकारात्मक विचार फैलाना चाहिए, क्योंकि मीडिया को हर कोई मीडिया से जुड़ा हुआ है, हर चीज़ों को देखता है, जो मीडिया में बताया जाता है लोग देखते हैं। तो मीडिया को ये चाहिए कि जाति और धर्म के बीच भेदभाव नहीं करवाए, बल्कि उसको एकता बना के रखे और ये संदेश सब में सकारात्मक रूप में फैलाए। नेक्स्ट है रोजगार और समान अवसर के माध्यम से जाति और धर्म के भेदभाव को दूर किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि अगर सरकार क्या कर रही है, रोजगार दे रही है सभी धर्म के लोगों को और समान अवसर दे रहे हैं, मतलब जो हिंदू को अधिकार दे रहा है, जो हिंदू के लिए कर रही है वही मुस्लिम के लिए भी कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा ना कि एक साथ मिल करके रहेंगे लोग। ठीक है, वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।